विजन ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज के टाइम पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो वॉर्स में, छोटी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में, बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है। और ये आंकड़ा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अब तक का हाईएस्ट आंकड़ा है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो 1939 से 45 के टाइम पर हुई थी, उस टाइम भी 50 से ज़्यादा देश वॉर में इन्वॉल्व थे और आज भी 50 से ज़्यादा देश किसी न किसी तरह की वॉर में या कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। तो क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि हम वर्ल्ड वॉर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, या फिर हमें कहना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बस अब उसके पैटर्न में और उसके नाम में थोड़ा सा अंतर आया है। आज के टाइम वर्ल्ड वॉर को हाइब्रिड वॉरफेयर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। हाइब्रिड वॉरफेयर एक तरह की वॉर होती है जिसमें पहले की तरह कन्वेंशनल तरीके से फाइटिंग नहीं की जाती, बल्कि ये ब्लेंड होता है पॉलिटिकल वॉरफेयर का, इरेगुलर वॉरफेयर का और साइबर वॉरफेयर का। इसमें अलग अलग तरह के मेथड्स यूज किए जाते हैं अपने ओपोनेंट को पहले ही वीक करने के लिए, जैसे कि फेक न्यूज़ का यूज़ करना, डिप्लोमेसी, रिजीम चेंज, फॉरेन इलेक्टोरल इंटरवेंशन। और ये वो सारे मेथड्स हैं जो हम बहुत कॉमनली अपने आसपास के देशों में होते हुए देख रहे हैं। जैसे फेक न्यूज़, इसके लिए तो हमें आसपास के देशों में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे देश में ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत फैलाया जाता है। दूसरा है डिप्लोमेसी, इसके लिए हम कनाडा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे रिसेंटली दोनों के ही रिलेशन इतने खराब हो गए कि दोनों ने ही अपने डिप्लोमेट्स एक दूसरे के देशों से वापस बुला लिए। फिर आता है रिजीम चेंज। ये दिक्कत उन देशों में है जहाँ की मिलिट्री के पास इतनी पावर है कि वो जब मन चाहे वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट को हटाकर सारी पावर अपने हाथ में ले लेती है, जैसे कि हमने म्यांमार में देखा, और रिसेंटली बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में भी सेम सिचुएशन हो रखी है। इसके बाद फॉरेन इलेक्टोरल इंटरवेंशन, इसके लिए हम श्रीलंका को ले सकते हैं, पाकिस्तान को ले सकते हैं और मोस्ट रिसेंटली बांग्लादेश को ले सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम पहले तो कंपैरिजन करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का और आज के टाइम के सिनेरियो का, और उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हम वर्ल्ड वॉर के बहुत नज़दीक हैं या वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सो हेलो गाइस, दिस इज दिव्यांश एंड यू आर वाचिंग डेली करंट कैप्सूल। सबसे पहले अगर हम कंपैरिजन करें तो पहला पॉइंट आता है कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट का। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे भी 50 से ज़्यादा देश पूरी दुनिया में वॉर्स में इन्वॉल्व थे, और आज भी 56 से ज़्यादा देश किसी न किसी तरह की छोटी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। दूसरा पॉइंट है ग्रुप्स का। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे दो ग्रुप्स बट गए थे, एक अलाइड पावर्स और एक एक्सेस पावर्स। अलाइड पावर्स में फ्रांस, यूके, यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे देश थे, और एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश थे। वहीं अगर हम आज देखें तो आज भी हमें दो ग्रुप बटते हुए साफ दिखाई देते हैं। पहला ग्रुप जिसे हम नेटो प्लस कंट्रीज बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें इजराइल, यूक्रेन, यूएसए, जर्मनी, पोलैंड के साथ नेटो के कई सारे देश देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ है जिसे बोलते हैं क्रिंक, CRINK, यानी कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इन चारों देशों ने एक तरह से अपना अनडिक्लेयर्ड ग्रुप बना रखा है जो मिलकर सारी वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट खड़ा है। और अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडियाज न्यूट्रल स्टांस। इस पर कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तो इंडिया के 20 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स लड़े थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स की वजह से लड़े थे। इंडिया उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, तो उनकी वजह से इंडियन सोल्जर्स को जाके वॉर में लड़ना पड़ा। इसे इंडिया का एक तरह से कंपल्जन कहा जा सकता है, सपोर्ट नहीं। सेम उसी तरह आज भी भारत इन दोनों में से किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, और हमारी एक ही पॉलिसी है, वो ये कि सारी लड़ाइयाँ बंद करके हमें शांति स्थापित करनी चाहिए और अपना ध्यान डेवलपमेंट की तरफ केंद्रित करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स थे कंपैरिजन वाले वर्ल्ड वॉर सेकेंड के और आज के टाइम के सिनेरियो के। अब हम इन 4 एग्जाम्पल्स का यूज करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 से कितना दूर हैं। इसके लिए हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में आज के टाइम आग लगी हुई है, और ये आग इसलिए नहीं कि वहाँ पर बहुत सारे तेल के कुएं हैं, बल्कि इसलिए कि इजराइल अब ग्रेटर इजराइल बनने का सपना लिए बैठा है, और जिस हिसाब से उनके एक्शंस हैं, ये सपना वो सच भी कर सकते हैं। इजराइल ने अपनी लड़ाई सबसे पहले गाजा में हमास के साथ शुरू की थी। इजराइल को लड़ता देख हिजबुल्ला भी अपना हाथ साफ करने के लिए आया। फिर इजराइल हिजबुल्ला के साथ भी एंगेज हो गया, और गाजा से ये वॉर स्प्रेड होकर लेबनान तक पहुंच गई। वहीं देखते देखते येमेन के हूती रिबेल्स भी इसमें कूद पड़े, और हमास जब हल्का पड़ने लगा तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए ईरान भी पीछे से आ गया।
धीरे धीरे करके वॉर अब स्प्रेड होती जा रही है और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आता जा रहा है, जिसमें अब इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक जैसे देश भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर को 2.5 साल से ऊपर हो चुका है और ये एग्जाम्पल आपको पूरा फील देगा वर्ल्ड वॉर में होने का। आपको याद होगा 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टेंशन्स बहुत हाई थी, इतनी ज़्यादा कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब तक बरसाने को रेडी हो गए थे। आज भी उसी सेम लेवल की टेंशन यूएसए और रशिया के बीच में बनी हुई है। वॉर हो तो रही है यूक्रेन के साथ, लेकिन लड़ इसे यूएसए रहा है, क्योंकि सारा बजट इसमें यूएसए का ही खर्च हो रहा है। और इस एग्जाम्पल को देखने के भी 2 नज़रिए हैं। पहला नज़रिया वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जिनका मानना है कि इस वॉर में रशिया को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वो हमेशा की तरह अपनी एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। और इस वॉर में अगर वो यूक्रेन को कब्जा लेते हैं तो इससे उनका मोराल और बूस्ट होगा और वो इसके बाद बाल्टिक कंट्रीज़ को भी टारगेट करेंगे। लेकिन अगर आप रशियंस के नज़रिए से देखते हो तो उनका मानना है कि नेटो ग्रुप, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ग्रुप है जिसमें सिर्फ अटलांटिक ओशन को सराउंड करने वाली कंट्रीज ही उसका पार्ट होनी चाहिए। लेकिन अब ये ग्रुप भी अटलांटिक ओशन से एक्सपैंड होता हुआ पैसिफिक ओशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन भी अब नेटो का पार्ट बन चुके हैं, और अगर रशिया यूक्रेन को भी अलाउ कर देता है नेटो का मेंबर बनने के लिए, तो ये रशिया की एग्जिस्टेंस पर ही खतरा हो जाएगा, क्योंकि उससे नेटो सीधे रशिया के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल है चाइना ताइवान का इशू। अभी रिसेंटली आपने नोट किया होगा कि चाइना ने इंडिया के साथ अपने बॉर्डर की टेंशन्स को थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि वो अपना सारा फोकस ताइवान पर लगाना चाहते हैं। कई सारे मिलिट्री थिंकर्स का भी ये मानना है कि चाइना 2027 तक ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये वॉर चाइना वर्सेस ताइवान बनने के बजाय चाइना वर्सेस यूएसए बन जाएगी, क्योंकि ताइवान ने यूएसए के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है जिसमें ताइवान पर अटैक यूएसए पर अटैक माना जाएगा। और ये टाइम चाइना ने इसीलिए चूज किया है क्योंकि यूएसए ऑलरेडी इजराइल और यूक्रेन की वॉर में बुरी तरह उलझा हुआ है, तो ऐसे में यूएसए के लिए ताइवान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसे में चाइना जीत जाता है और वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो उसके बाद यूएसए के डिफेंस पैक्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो डिफेंस पैक्ट जो यूएसए ने सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि जापान और फिलीपींस के साथ भी साइन कर रखे हैं। इसलिए यहाँ पर यूएसए का हारना कई और देशों के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इसके बाद हमारा चौथा एग्जाम्पल है कोरियन टेंशंस। आज के टाइम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशंस बढ़ती जा रही हैं। आपको ध्यान होगा 2019 में जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दी, जिससे नॉर्थ कोरिया के लीडर और ज़्यादा नाराज़ हुए और वो न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी में लग गए। लेकिन उनकी तैयारी काफ़ी स्लो चल रही थी जब तक एंट्री नहीं हुई थी रशिया की। फिर रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक डिफेंस डील साइन करी, जिसमें रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा नॉर्थ कोरिया को। इसके बदले में नॉर्थ कोरिया वेपन्स और एम्यूनेशन रशिया को प्रोवाइड करेंगे। रशिया जो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर में बहुत ज़्यादा बिजी है, उन्हें ऐसे में वेपन्स की और एम्यूनेशन की बहुत ज़रूरत है, जो नॉर्थ कोरिया उन्हें प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने अपने कई हजार सैनिक भी रशिया भेज दिए हैं, जो उनकी तरफ से यूक्रेन से लड़ने को तैयार हैं। तो इस डील से रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों को ही फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि इस डील से दोनों ही देश अपने मोटिव पूरे कर पा रहे हैं। एक तरफ तो नॉर्थ कोरिया जो साउथ कोरिया से बदला लेने के लिए न्यूक्लियर पावर बन रहा है, और दूसरी तरफ रशिया ये जानता है कि अगर साउथ कोरिया पर अटैक होता है तो भी यूएसए उसके बचाव में आएगा। लेकिन यूएसए ऑलरेडी जो इजराइल और यूक्रेन में बिजी है, और पीछे ताइवान का भी एक इशू उनके गले पड़ने वाला है। ऐसे में यूएसए बुरी तरह फंस जाएगा और अपने सारे फंड्स यहाँ पर एग्जॉस्ट कर देगा। तो ये वो 4 एग्जाम्पल्स थे जिन्हें देखकर हम ये समझ सकते हैं कि इन चारों में से ही एक भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है जिसे हम हाल फिलहाल में खत्म होते हुए देख सके, बल्कि ये चारों ही ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जो आने वाले टाइम में बढ़ते ही जाएंगे। और ये तो वो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें न्यूज़ से थोड़ा बहुत पता चल भी जाता है, लेकिन इनके अलावा जो सिविल वॉर चल रही है, जैसे सीरिया में, येमन में, सूडान में, लीबिया में, इथियोपिया में, उनके बारे में तो न्यूज़ कवरेज भी नहीं होती।
तो अब ये सब देखने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हम वाकई में वर्ल्ड वॉर के बहुत नज़दीक हैं, या हमें कहना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो अब हाइब्रिड वॉरफेयर बन चुकी है। आपके इस वीडियो को लेकर क्या व्यूज़ है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। सो दिस इज़ दिव्यांश एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।